नमस्कार। स्कूली शिक्षा संरचना और प्रबंधन सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम सब जानते हैं कि भारत में शिक्षा का एक सघन तंत्र प्रारंभ से वैदिक काल से ही रहा है और वो तंत्र इतना समृद्ध और मजबूत था कि ज्ञान और विज्ञान के लिए दुनिया के देश भारत में आते थे। 1811 में जब ब्रिटेन में स्कूल खुला, उससे पहले भारत के प्रत्येक गांव में स्कूल थे। 7,50,000 गांव थे और 7,32,000 स्कूल थे। इसका मतलब प्रत्येक गांव में एक स्कूल थे। और मैं किसी और की बात नहीं, अंग्रेज राइटर को ही अगर कोट करूं तो एडम की जो रिपोर्ट आई, एडम के रिपोर्ट में भी बहुत साफ साफ कहा गया था कि प्रत्येक गांव में एक विद्यालय था और शिक्षा का समाज में बहुत महत्व था। हमारा समाज किसी भी कीमत पर अपने विद्यार्थी को शिक्षित करने के लिए तत्पर जागरूक रहता था। अपने यहाँ तो साहित्य में कहा गया था कि माता शत्रु पिता वैरी जोन जैन बाल्योन पाठिते। वो माता और पिता शत्रु हैं, वैरी हैं, जो अपने बालकों को शिक्षा नहीं देते। और ये बार बार बहुत सारे साहित्य में इसकी चर्चा गई है कि शिक्षा सबसे बड़ा ज्ञानार्जन सबसे बड़ा संस्कार है, ज्ञानार्जन सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए विद्या प्राप्त करना प्रत्येक का दायित्व ही नहीं बल्कि वो धर्म भी है। अब अंग्रेजों के आगमन के पश्चात भारत में जो औपचारिक शिक्षा की संरचना थी, वो देखें तो प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, वो शिक्षा की रचना 3 भागों में बटी थी। जो प्राथमिक शिक्षा थी, वो प्राथमिक शिक्षा प्री प्राइमरी और प्राइमरी, पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक, और फिर माध्यमिक, और फिर वोकेशनल एजुकेशन। अगर स्वतंत्रता के पश्चात भारत में जो शिक्षा आयोग गठित हुए शिक्षा में सुधार के लिए, हम सब जानते हैं कि 1948-49 में राधाकृष्णन आयोग का गठन हुआ था स्वतंत्रता के तुरंत पश्चात। राधाकृष्णन आयोग ने अपने प्रतिवेदन में शिक्षा की संरचना के संदर्भ में कहा था कि 10 धन 2 धन 3, मतलब 10 तक की का स्कूल एजुकेशन, स्कूली शिक्षा, और उसके बाद माध्यमिक शिक्षा, उच्च माध्यमिक, और फिर स्नातक या उच्च शिक्षा। इसी प्रकार से 52-53 में आचार्य नरेंद्र देव समिति की रिपोर्ट आई। उसने थोड़ा परिवर्तन करते हुए 12वीं की शिक्षा को उच्च शिक्षा में जोड़ते हुए जो शिक्षा की संरचना ये की, वो 1 से 8 तक की प्राथमिक शिक्षा, 4 साल की माध्यमिक शिक्षा, और उसके बाद 3 साल की माध्यमिक शिक्षा, और उसके बाद 3 साल की उच्च शिक्षा। फिर हम सब जानते हैं कि 1952-53 में माध्यमिक शिक्षा आयोग, लक्ष्मण स्वामी मुदलियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की रिपोर्ट आई, और माध्यमिक शिक्षा आयोग ने भी आचार्य नरेंद्र देव समिति की रिपोर्ट को दोहराया और उसने कहा कि जो 12वीं की कक्षा है वो उसको हायर एजुकेशन से जोड़ दिया जाना चाहिए, और 8 तक की शिक्षा, स्कूली शिक्षा, उन्होंने 1 से 4 या 1 से 5 तक की प्राथमिक शिक्षा, उसके बाद 3 वर्ष की स्कूली शिक्षा, और फिर 3 वर्ष की 9, 10, 11 की ये माध्यमिक शिक्षा, और उसके ऊपर की 3 वर्ष की उच्च शिक्षा। फिर हम सब जानते हैं कि कोठारी कमीशन की रिपोर्ट 1966 64-66 में कोठारी कमीशन की रिपोर्ट आई, जिसे शिक्षा आयोग कहते हैं। दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में वो प्रतिवेदन आया और वो बहुत महत्वपूर्ण प्रतिवेदन था। उसमें भी एजुकेशन के स्ट्रक्चर, शिक्षा की संरचना के संदर्भ में 10 धन 2 धन 3 की चर्चा की गई थी। फिर 68 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसने भी कोठारी कमीशन के उस प्रतिवेदन को यथावत स्वीकार किया और उसने भी 10 धन 2 धन 3 की शिक्षा प्रणाली की अनुशंसा इस देश में की, शिक्षा की संरचना के रूप में। फिर हम सब जानते हैं कि 86 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, 86 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने भी 10 धन 2 धन 3 की शिक्षा की संरचना को आगे बढ़ाया और पूरे देश में एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर, एक समान संरचना, शिक्षा की संरचना हो, इस पे बल दिया। और 86 के शिक्षा नीति के प्रतिवेदन के पश्चात देश में एक समान शिक्षा की रचना या शिक्षा का तंत्र हमने खड़ा भी किया, और वो तंत्र था 10 साल की स्कूली शिक्षा, उसके बाद 2 वर्ष की उच्च शिक्षा, 11वीं 12वीं, और फिर स्नातक एजुकेशन, बीए
या बीएससी प्रथम, द्वितीय, तृतीय 3 वर्ष की स्नातक शिक्षा। तो इस प्रकार से एक यूनिफ़ॉर्म स्ट्रक्चर पूरे देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 86 के बाद, और यही प्रतिवेदन फिर 92 की शिक्षा नीति ने भी किया। अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब 2020 की आई है, तो इसने एक मतलब बड़ा महत्वपूर्ण स्ट्रक्चरल चेंज किया है। पूरे शिक्षा की संरचना में एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया है, 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर। तो इसमें एक अब तक के शिक्षा से एक नई संरचना हम सबके सामने प्रस्तुत किया। वो संरचना ये है कि जो पहले नर्सरी था या प्री प्राइमरी था, उस संरचना को, या जो आंगनबाड़ी थी या जो बाल वाटिका जिसको हम कहते हैं, तो उसको प्रारंभिक शिक्षा नर्सरी 2 साल की, और इसमें जो है 3 साल 1 टू 3 के एजुकेशन को ये 5 साल का एक है, जिसको फाउंडेशन स्टेज कहा। और जो स्ट्रक्चर था 5+3+3, तो 5 वर्ष का फाउंडेशन स्टेज, और उसके बाद 3 साल का प्रिपरेटरी स्टेज, और उसके बाद 3 साल का 6, 7, 8 ये जो है स्कूल एजुकेशन, और फिर 4 वो पुराना जो स्कूल एजुकेशन का था, 9, 10, 11, 12 4 साल की शिक्षा, और फिर जो है +3 मतलब स्नातक, इसमें भी 3 वर्ष का होगा। तो जो मेजर चेंज किया वो स्कूल एजुकेशन में किया, और उसके पहले जो कक्षा 1 की पढ़ाई 5 या 6 वर्ष से शुरू हुई थी, वो कहा कि चूंकि ये पढ़ाई पहले से और शुरू होनी चाहिए, क्योंकि बालक के मस्तिष्क का विकास प्रारंभ से शुरू हो जाता है, इसलिए उस शिक्षा को, तो इस प्रकार से एक बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने किया। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आने के पश्चात फिर जो शिक्षा की संरचना है भारत में, 2 स्तर पर हमने देखा कि शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। इसलिए शिक्षा पर नियम बनाने का दायित्व केंद्र सरकार का भी है और राज्य सरकार का है। इसलिए शिक्षा केंद्र द्वारा भी संचालित होती है, केंद्र द्वारा भी पोषित होती है, और राज्य सरकार उस पर नीति भी बनाती है और उसका पोषण भी करती है। तो दोनों स्तर पर शिक्षा का नियंत्रण और नियमन होता है। तो केंद्र स्तर पर शिक्षा के नियंत्रण और नियमन के लिए केंद्रीय मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, जो अब तक मानव संसाधन मंत्रालय था, वो शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रतिवेदन के बाद, उसके पहले 86 में मानव संसाधन मंत्रालय हमने इसको बनाया था, उसके पहले भी ये शिक्षा मंत्रालय के ही नाम से जाना जाता था। तो शिक्षा मंत्री उसका सबसे प्रमुख होता है, कैबिनेट मिनिस्टर जो होता है, उसके अंदर में स्टेट मिनिस्टर होते हैं, और फिर वो उसका प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है, जॉइंट सेक्रेटरी होता है। ये एक शिक्षा की रचना होती है। और फिर सेंट्रल लेवल पे बोर्ड है, जैसे सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, केंद्रीय विद्यालय संगठन है, एनसीईआरटी है, नवोदय विद्यालय संगठन है। इस प्रकार की जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, केंद्रीय संस्थाएं हैं, जो स्कूल एजुकेशन का नियमन और नियंत्रण करती हैं। इसी प्रकार के राज्य सरकार का भी एक अपना तंत्र है, जो शिक्षा को नियंत्रित और संचालित करता है, उसको पोषित करता है। तो राज्य स्तर पर भी उसी तरह की संरचना है। राज्य स्तर पर भी एक शिक्षा का मंत्रालय है। राज्य स्तर पर बल्कि शिक्षा के लिए अलग-अलग उत्तर प्रदेश की जो रचना है, प्राथमिक शिक्षा के लिए अलग मंत्रालय, माध्यमिक शिक्षा के लिए अलग मंत्रालय, उच्च शिक्षा के लिए अलग मंत्रालय, और उसमें भी केंद्रीय मंत्री, प्राथमिक शिक्षा का कैबिनेट मिनिस्टर, माध्यमिक शिक्षा का कैबिनेट मिनिस्टर, और फिर उसके सहयोग के लिए जो सेक्रेटेरिएट होता है, तो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो सबसे प्रमुख अधिकारी होता है, फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी, फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी। इस प्रकार से शिक्षा की रचना नीचे तक आती है। और ये डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, उसका डायरेक्टर जो हेड होता है, डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, इस प्रकार से ये रचना पूरी नीचे तक आती है, जिसके द्वारा शिक्षा की नीतियां जो ऊपर से होती हैं वो नीचे तक आती हैं, और उन नीतियों के क्रियान्वयन का, मॉनिटरिंग का, शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने का, स्कूल एजुकेशन के तंत्र को समृद्ध बनाने का, ये पूरा दायित्व इस तंत्र के द्वारा होता है। अब कुछ नए प्रयोग भी शिक्षा के क्षेत्र में हुए हैं, जिसको अल्टरनेटिव्स ऑफ एजुकेशन के नाम से जानते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जो औपचारिक शिक्षा है, उसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नए प्रयोग हुए। वो नए प्रयोग, जैसे हमने कहा कि ब्रिटेन में जो पहला स्कूल खुला, वो संडे स्कूल, और संडे स्कूल वो स्कूल ऐसा था कि चूंकि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई थी, तो उसमें स्किल्ड मैन पावर की जरूरत थी। तो स्किल्ड मैन पावर की जरूरत थी, तो जो स्किल्ड मैन पावर के लिए
या कौशल युक्त मनुष्य के लिए कुछ जनरल लेवल का एजुकेशन ज़रूरी था। तो उनके फैक्ट्री में रविवार को विद्यालय बंद रहते थे और फैक्ट्री में जो मज़दूर काम करते थे, उनको प्रशिक्षित करके उनको कौशल या हुनरवान उनके बच्चों को बना करके ताकि वो वहाँ की औद्योगिक क्रांति में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। तो उसी तरह से एक प्रयोग संडे स्कूल के रूप में, रविवारी विद्यालय के रूप में कि रविवार विद्यालय चलते थे और बाकी फिर अपना काम रोजी-रोटी करते थे और व्यवसाय को उससे शिक्षा के साथ कैसे जोड़ा जाए और व्यवसाय को कौशल युक्त बनाया जाए ताकि व्यवसाय में एफिशिएंसी आ जाए या व्यवसाय की गुणवत्ता बढ़ सके। तो ये प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में हुआ। फिर संस्कृत पाठशाला की ये परंपरागत शिक्षा हमारे यहाँ तो ये माना जाता है कि संस्कृत न केवल ज्ञान और विज्ञान की भाषा है, बल्कि संस्कृति और संस्कार की भाषा है। तो अगर युवा पीढ़ी को संस्कारवान बनाना है, ज्ञानवान बनाना है, तो उसको संस्कृत की शिक्षा तो एक अलग से एक पूरा रचना संस्कृत पाठशाला की खड़ा हुई। प्रथमा, माध्यमा इस प्रकार से आचार्य तक की शिक्षा एक समानांतर शिक्षा संस्कृत की, जिसमें संस्कृत माध्यम से विद्यार्थी सारी डिग्री को उसमें भी स्कूल एजुकेशन, माध्यमिक एजुकेशन और फिर उच्च तक आचार्य तक की परीक्षा को विद्यार्थी प्राप्त करता है। एक अलग तंत्र या समानांतर तंत्र संस्कृत विद्यालय के हमने देखा है। इसी प्रकार से एकलव्य मॉडल स्कूल भी खुले। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में अवसर की समानता की बात कही गई, उसके पहले कोठारी कमीशन में भी इस बात की कही गई, चर्चा की गई और हमने देखा कि स्वतंत्रता के बाद शिक्षा का प्रसार तो हुआ, लेकिन शिक्षा की पहुंच सभी वर्ग तक पहुंचे। शिक्षा को कैसे समावेशी बनाया जाए, शैक्षिक अवसर की समानता को कैसे बढ़ाया जाए ताकि समाज का प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा से जुड़े। क्योंकि स्वतंत्रता के बाद हमने देखा और कोठारी कमीशन के प्रतिवेदन को अगर हम ध्यान से देखें तो कोठारी कमीशन के प्रतिवेदन की पहली लाइन यही है कि भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है। यानी भारत के भाग्य का कोई केंद्र, कोई सशक्त केंद्र, कोई सबल केंद्र है तो शिक्षालय है। शिक्षा ही एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल टूल फॉर द नेशनल डेवलपमेंट। राष्ट्रीय विकास का सबसे सबल साधन है शिक्षा। इसलिए अगर राष्ट्र को विकसित करना है, राष्ट्र को आगे ले जाना है, सशक्त भारत, समृद्ध भारत की नींव रखनी है, तो उसकी बुनियाद शिक्षा पे ही खड़ी होगी। इसलिए शिक्षा समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचे और स्वतंत्रता के बाद हमने राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के संकल्प को दोहराया और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का संकल्प तभी पूरा हो सकता है जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा की प्रक्रिया से जुड़ा। अभी तक हमने देखा कि शिक्षा में जो मैकाले ने जो शिक्षा की कल्पना दी थी, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी, कि सरकार का दायित्व उच्च वर्ग को शिक्षित करना है और वो शिक्षा धीरे धीरे नीचे तक आएगी। जन सामान्य की शिक्षा का दायित्व सरकार का नहीं है। लेकिन स्वतंत्र भारत में हमने ये महसूस किया कि जब तक जन सामान्य को शिक्षित नहीं करेंगे तब तक भारत का विकास नहीं होगा। इसलिए भारत का जो वंचित समूह और भारत में सामाजिक आर्थिक दृष्टि से विविधता भी है और विषमता भी है। तो उस विषमता को अगर दूर करना है तो शैक्षिक अवसर की समानता को समाज में स्थापित करना होगा। तो जो वंचित समूह है जैसे SC ST क्लास है या आर्थिक रूप से, सामाजिक आर्थिक रूप से जो पिछड़ा समूह है या क्षेत्रीय आधार पर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां शिक्षा की पहुंच या जहां विद्यालयों का अभाव है, तो इनको कैसे शिक्षा की धारा से जोड़ा जाए। तो ऐसे शिक्षा के क्षेत्र में कई प्रयोग है, जैसे एकलव्य विद्यालय जो समाज के जनजातीय क्षेत्र हैं, जनजातीय क्षेत्रों को शिक्षा के प्रक्रिया से कैसे जोड़ा जाए और आवासीय विद्यालयों की स्थापना करके उन वर्गों को शिक्षा में सहभागिता बढ़ाने का प्रयास। तो जो एकलव्य विद्यालय थे वो आदिवासी क्षेत्र में, ऐसे क्षेत्र जहाँ की जनसंख्या, ऐसे ब्लॉक जहाँ की जनसंख्या 20,000 से ज़्यादा हो, आदिवासी जनसंख्या, वहाँ एक इस प्रकार का मॉडल स्कूल और पूरी तरह से रेजिडेंशियल स्कूल खोला जाए और उन स्कूलों के माध्यम से उस वर्ग को, क्योंकि हमने देखा कि ये इस कम्युनिटी का जो जनजातीय समूह, अपना जनजातीय वर्ग है, अपना जनजातीय समूह है, वो शिक्षा की पहुँच से काफ़ी दूर था। समाज के उच्च वर्ग तक तो शिक्षा पहुंची थी, लेकिन सामाजिक आर्थिक रूप से जो वंचित समूह था उस तक पहुंचाने के लिए ये प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में किया गया। इसी प्रकार से मीरांबिका, एक दिल्ली में श्री अरविंद मार्ग पर मीरांबिका विद्यालय खोला गया। ये प्रोग्रेसिव स्कूल का एक की नई संकल्पना थी और शिक्षा के क्षेत्र में एक नया प्रयोग था। और हम सब जानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में भारत के जो प्रमुख शिक्षा शास्त्री थे उसमें श्री अरविंद का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। श्री अरविंद ने शिक्षा के संदर्भ में, श्री अरविंद का जो शिक्षा का दर्शन है इंटीग्रल फिलॉसफी के आधार पर, और उनकी जो शिक्षा थी जिनको श्री माँ कहते हैं, और जो विद्यालय है मीरांबिका, मीरा मतलब माँ, उनकी माँ जो
उनकी शिष्या थी और अंबिका मदमा तो उनके श्री माँ और श्री अरविंद के की जो इंटीग्रल फिलॉसफी थे, उस फिलॉसफी के आधार पर एक नया प्रयोग मीरांबिका विद्यालय के रूप में शुरू हुआ और इसमें शिक्षा का एकदम लचीला तंत्र, शिक्षा एकदम फ्लेक्सिबल, विद्यार्थी की रुचि के अनुसार, उसके स्वभाव के अनुसार वो शिक्षा की जो जटिलताएँ थी या शिक्षा का जो बंधन था या शिक्षा की जो कठोरता रिजिडिटी थी शिक्षा में, उसको समाप्त करते हुए एक शिक्षा का फ्लेक्सिबल स्वरूप जिसमें विद्यार्थी अपनी रुचियों के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी प्रकृति के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार शिक्षा के अवसर प्राप्त हों उसे। और जो शिष्य और हमारी जो औपचारिक शिक्षा है, जो अ, विषयों के कठोर विभाजन में फँसी है, उस विभाजन से मुक्त करते हुए उसके रुचि और उसके स्वभाव के अनुसार, उसकी क्षमता के अनुसार पढ़ने और विकसित होने के का अवसर प्रदान करने की दृष्टि से मीरांबिका एक प्रोग्रेसिव स्कूल की नई संकल्पना के रूप में हमारे सामने आया और इसका किसी स्कूल से संबद्धता नहीं था, लेकिन यहाँ से करने के बाद विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात एनआईओएस की परीक्षा में सम्मिलित होकर के वो डिग्री प्राप्त करके फिर आगे शिक्षा की ओर बढ़ जाता है। इसी तरह से मुंबई में एक त्रिधा अल्टरनेटिव एजुकेशन का सेंटर खुला। संस्कारवान, ज्ञानवान के साथ-साथ संस्कारवान छात्र शक्ति कैसे तैयार किया जाए, छात्रों को कैसे संस्कारवान बनाया जाए, उन वैल्यू एजुकेशन की तरफ उनको कैसे मोड़ा जाए, क्योंकि इधर के वर्षों में हमने देखा कोठारी कमीशन के प्रतिवेदन के पश्चात कोठारी साहब से 66 में कोठारी कमीशन की रिपोर्ट आई थी और 86 में जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, तो कोठारी साहब से किसी ने पूछा कि अगर आज आपको अपना प्रतिवेदन सम्मिलित करना होता तो आप क्या उसमें सुधार करते? तो कोठारी साहब ने कहा कि सबसे पहले मैं उसकी टाइटल बदलता और 1964-66 में जो मैंने शिक्षा की टाइटल एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट रखा था, आज अगर 86 में वो प्रतिवेदन रखना होता, तो मैं उसकी टाइटल रखता एजुकेशन फॉर कैरेक्टर बिल्डिंग, चरित्र निर्माण के लिए शिक्षा। तो हमने देखा कि ये मतलब इस 80 के दशक में वैल्यू एजुकेशन या मूल्य शिक्षा विद्यार्थी को संस्कारवान कैसे बनाया जाए, ये शिक्षा की एक प्रमुख चुनौती के रूप में हमारे सामने आया था। तो इसलिए ये त्रिधा में छात्र को संस्कारवान का मूल्य आधारित शिक्षा कैसे दिया जाए, संप्रेषण की शक्ति उसमें कैसे विकसित किया जाए, परस्पर स्नेह और समन्वय के साथ विद्यार्थी कैसे जीवन यापन करे, जीवन मूल्यों की शिक्षा उसे कैसे दी जाए, ज्ञान के साथ-साथ उसके एक प्रयोग के रूप में मेरा मुंबई में त्रिधा विद्यालय की स्थापना हुई। अब ये औपचारिक शिक्षा के तंत्र के साथ-साथ अनौपचारिक शिक्षा के ओपन और डिस्टेंस लर्निंग, क्योंकि भारत जैसी एक विशाल जनसंख्या जिस देश में हो और उस पूरे जनसंख्या को शिक्षित करना केवल औपचारिक शिक्षा के ऊपर छोड़ना, ये न तो बहुत औचित्यपूर्ण है और न तो व्यावहारिक है। इसलिए क्योंकि कास्ट ऑफ एजुकेशन लगातार बढ़ रही थी और जो विविधता है, सामाजिक विविधता है, क्षेत्रीय विविधता है या कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ शिक्षा की पहुँच अभी नहीं थी, लेकिन उनको भी शिक्षा की पहुँच तक लाने के लिए, उनको शिक्षा की प्रक्रिया से जोड़ने के लिए इस प्रकार के विद्यालय की भी आवश्यकता हमने महसूस किया। इसलिए डिस्टेंस और ओपन एजुकेशन के माध्यम से भी शिक्षा देने का संकल्प सरकार ने लिया और ओपन डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से भी विद्यार्थियों को जो वंचित समूह है, उसको शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया गया। तो इस दिशा में जो स्कूल एजुकेशन में एक बड़ा प्रयास राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के रिकमेंडेशन, उसकी अनुशंसा के पश्चात एनआईओएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, एनआईओएस की स्थापना, जिसका मुख्यालय है हमारे ख्याल से 1989 में एनआईओएस की स्थापना की और नोएडा में उसका मुख्यालय है। एनआईओएस का प्रमुख उद्देश्य ये था कि ऐसे विद्यार्थी जो किसी कारण से औपचारिक शिक्षा के दायरे में नहीं आ पा रहे हैं, तो उनको शिक्षा का अवसर, वो शिक्षा के अवसर से वंचित ना हो, तो उनके लिए इस प्रकार की सुविधा प्रदान करना कि वो अपनी आवश्यकता अनुसार, अपनी सुविधा अनुसार, अपनी परिस्थितियों से तालमेल बैठाते हुए शिक्षा की प्रक्रिया से जुड़ सके, इसलिए एक विशेष अवसर का प्रदान किया गया और इसमें 3 लेवल का ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल, स्कूल एजुकेशन में जाने से पहले कक्षा 1 से 3 तक का एक स्ट्रक्चर बनाया गया, फिर 5 तक का बनाया गया, फिर 8 तक का बनाया गया कि अगर माध्यमिक शिक्षा में सीधे अगर बच्चा चाहे तो ए लेवल, बी लेवल और सी लेवल का कोर्स करने के पश्चात वो सीधे माध्यमिक शिक्षा में पहुंच सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो किसी कारण से स्कूल एजुकेशन से
नहीं जुड़ पाए। उनकी सामाजिक परिस्थितियाँ ज़िम्मेदार हो सकती हैं, उनकी पारिवारिक परिस्थितियाँ ज़िम्मेदार हो सकती हैं। तो अब अभी लेकिन वो कभी मोटिवेटेड हुआ, उसके अंदर अंतःप्रेरणा जागृत हुई या किसी दूसरे की प्रेरणा से वो प्रेरित हुआ और उसको लगा कि नहीं, अब इस शिक्षा की प्रक्रिया से हमको जुड़ना चाहिए। तो हमारे यहाँ जो बाध्यता थी कि नहीं, वो स्कूल एजुकेशन करने के पश्चात ही वो माध्यमिक शिक्षा में आ सकता था। तो ऐसे छात्रों को अवसर देने के लिए हमने ये ओपन लर्निंग सिस्टम भी प्रारंभ किया। अब डिस्टेंस और ओपन लर्निंग सिस्टम में थोड़ा-सा अंतर है कि ओपन लर्निंग सिस्टम जो मुक्त शिक्षा है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, ज़्यादा नम्य है, ज़्यादा लचीली है और ये एक विद्यार्थियों के लिए एक बड़े अवसर के रूप में आई और इस अवसर के पश्चात हमने देखा कि एनरोलमेंट भी आज एनआईओएस के माध्यम से एनरोलमेंट और दूसरा ये कि वोकेशनल एजुकेशन से विद्यार्थी को जोड़ने के लिए उसमें भी एनआईओएस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो इस प्रकार से दोनों अवसरों पर औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों माध्यमों से शिक्षा की पहुंच सब तक बढ़ाई जाए, शिक्षा की गुणवत्ता को कैसी बढ़ाई जाए और भारत में एक शिक्षित समाज की रचना में अनौपचारिक और औपचारिक दोनों माध्यमों की सशक्त भूमिका के माध्यम से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया और दोनों स्तरों पर शिक्षा का तंत्र स्कूल स्तर पर विकसित करने का प्रयास किया। और इस प्रकार से शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए अभी इस देश में बहुत प्रयास हुए क्योंकि आप सब जानते हैं कि जब भारत का संविधान बना तो निर्देशक तत्व में ही हमने ये कहा कि 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा वो देने का ये एक गाइडलाइन या राज्य के सामने आदर्श रखा कि राज्य का ये दायित्व है कि उनको शिक्षित करे 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को। लेकिन हमने देखा कि उसके बावजूद भी ये संकल्प पूरा नहीं हो रहा है। इसलिए हमने बाद में 86वें संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार अधिनियम को लागू किया ताकि प्रत्येक बच्चे की विद्यालय तक पहुंच बने। आर्टिकल 29(1) में ये कहा कि मतलब प्रत्येक विद्यार्थी को शिक्षित किया जाए और उसको शिक्षा के दायरे में लाया जाए बिना किसी भेदभाव के। इसलिए ये तमाम संवैधानिक प्राविधानों को पूरा करने के लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं इनिशिएटिव्स चलाए कि प्राथमिक शिक्षा में एनरोलमेंट को कैसे बढ़ाया जाए और प्राथमिक शिक्षा को गुणवत्ता युक्त कैसे बनाया जाए, प्राथमिक शिक्षा को कैसे आकर्षक बनाया जाए जिससे कि विद्यार्थियों का आकर्षण प्राथमिक शिक्षा की तरफ बढ़े और प्रत्येक बच्चे को जो शिक्षा चाहता है या जो उसकी उम्र है, शिक्षा की उम्र है, उस उम्र में उसको शिक्षित करने का प्रयास किया जाए। इसके लिए इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम भी गवर्नमेंट ने लाया, आईसीडीएस, और इस प्रकार से बहुत सारे एनजीओ भी इस क्षेत्र में आए, निजी संस्थान भी शिक्षा के क्षेत्र में आए और इस अभियान को आगे बढ़ाया। लेकिन प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता बढ़े और प्राथमिक शिक्षा का मात्रात्मक प्रसार, स्कूल एजुकेशन का मात्रात्मक प्रसार प्राथमिक और माध्यमिक बने, इस प्रकार इस दृष्टि से सरकार ने कई योजनाएं चलाई। एक तो बड़ी योजना के रूप में हमने देखा कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में हमने पास किया, 2010 में लागू किया और उसके माध्यम से प्रत्येक 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक विद्यार्थी का यह अधिकार है कि वो शिक्षा प्राप्त करे। सरकार का यह दायित्व है कि ये उसको शिक्षा दे और शिक्षा का आशय गुणवत्ता युक्त शिक्षा से। इसलिए बहुत सारे प्रोविजन राइट टू एजुकेशन एक्ट में किए गए। वो कहा गया कि प्रत्येक विद्यार्थी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है और जो शिक्षा मिले उसको गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिले। कोठारी कमीशन ने एक बड़ा अच्छा रिकमेंडेशन दिया था वो कॉमन स्कूल सिस्टम की, कि एक जैसी शिक्षा की व्यवस्था हो, क्योंकि हमने देखा भारत में दोहरी शिक्षा प्रणाली, एक तरफ पब्लिक स्कूल है जिसकी गुणवत्ता काफी अच्छी है और एक तरफ गवर्नमेंट स्कूल है जो गुणवत्ता के पैमाने से कहीं न कहीं कमजोर हुए हैं स्वतंत्रता के बाद। तो उसकी गुणवत्ता एक जैसी एक प्रणाली शिक्षा की, एक जैसा तंत्र विकसित किया जाए, दोहरी शिक्षा खत्म हो और ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सुझाव है और उसी दिशा में राइट टू एजुकेशन एक्ट भी हमने पास किया और उसी समान अवसर की समानता को बढ़ाने के लिए राइट टू एजुकेशन में ये भी कहा गया कि जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के 25% विद्यार्थियों को जो निजी संस्थान है, जो पब्लिक स्कूल जिसको हम कहते हैं, उसमें उनके प्रवेश को सुरक्षित किया जाए। तो इस प्रकार से बहुत सारे डीपीईपी का प्रोग्राम सरकार ने चलाया। प्राथमिक स्तर पर, जिले स्तर पर
शिक्षा की संरचना को, क्योंकि हर जिले की अपनी आवश्यकता है। कुछ जिले शिक्षा की दृष्टि से बहुत आगे हैं, कुछ जिले शिक्षा की दृष्टि से वंचित हैं या डिप्राइव्ड हैं या पिछड़े हैं। तो स्कूल लेवल पे योजना शिक्षा की बनाई जाए, गुणवत्ता युक्त शिक्षा की बनाई जाए, शिक्षा को आकर्षक बनाने के लिए, शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए, और विद्यालयी सुविधाओं का विस्तार करके शिक्षा की पहुँच को कैसे बढ़ाया जाए और जो शिक्षा विद्यार्थी को मिले उसकी गुणवत्ता युक्त कैसे बनाई जाए, इसके लिए डीपीईपी का प्रोग्राम भी सरकार ने हम सब जानते हैं कि मिड डे मील प्राथमिक शिक्षा की दिशा में एक बड़ा प्रयास सरकार का था कि मध्याह्न भोजन हमने देखा कि भारत का एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो मजदूरी करता है। तो माता-पिता अगर उस पेशे से जुड़े हुए हैं, तो बच्चा दिन भर रहता है, बड़ा बच्चा छोटे बच्चे को अपना घर में उसकी देखभाल करता है, तब माता-पिता जाकर के बाहर काम करते हैं, नौकरी करते हैं। तो इस बारे दोनों बच्चे शिक्षा से वंचित होते हैं। तो उनको अच्छा, दूसरा ये देखिए कुपोषण की एक बड़ी समस्या है। तो उस समस्या से कि विद्यार्थी को पोषित आहार मिले, वो हमारे यहाँ कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। और ये जो रिटेंशन है या अपव्यय और अवरोधन को रोकने के लिए जो शिक्षा में से बाहर लड़के आ जा रहे हैं, उसको रोकने के लिए मिड डे मील योजना चलाया गया कि छात्रों को विद्यालय में कुछ पौष्टिक आहार दिया जाए, और उस आहार के माध्यम से विद्यालय में छात्रों के जाने का आकर्षण भी बढ़े और दूसरे उनका ठहराव भी बढ़े, और उसके माध्यम से और स्वस्थ, कई बार कुपोषण भारत में जो कुपोषित बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। तो इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए शिक्षा देने के लिए मस्तिष्क के विकास के लिए स्वस्थ शरीर का होना आवश्यक था, इसलिए मिड डे मील हमने चलाया। इसी प्रकार से वो कस्तूरबा गांधी योजना, खास करके जो पिछड़ा समूह है, पिछड़ा सामाजिक दृष्टि से एससी या पिछड़ा वर्ग, उसके छात्राओं के लिए, क्योंकि एक मतलब जातिगत या सांस्कृतिक बैरियर भी ये रहा है कि हम बालकों की शिक्षा के प्रति तो हम सचेत रहते हैं, जागरूक रहते हैं, लेकिन वही बालिकाओं की शिक्षा की उपेक्षा करते हैं। तो उस उपेक्षा को दूर करने के लिए, और ये स्वामी विवेकानंद ने तो बहुत साफ-साफ कहा था कि जैसे चिड़िया एक पंख से उड़ान नहीं भर सकती, वैसे कोई समाज केवल पुरुषों के विकास से वो विकसित नहीं हो सकता। जब तक पुरुष और महिला समान रूप से विकसित नहीं होंगे, जब तक स्त्री शिक्षा का समान अवसर उनको नहीं मिलेगा या स्त्रियों की सहभागिता शिक्षा में पुरुषों के समान नहीं होगी, तब तक समग्र विकास या संपूर्ण विकास नहीं होगा। इसलिए जो पिछड़े क्षेत्र हैं, जो वंचित समूह हैं, उनके बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय खोला जाए और उनके शिक्षा का अवसर प्रदान करते हुए शिक्षा के दायरे से उनको जोड़ा जाए। इसलिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का केंद्र सरकार ने ये योजना शुरू की। इसलिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान शुरू किया कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, क्योंकि हमने देखा कि माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता, मुदलियर कमीशन की रिपोर्ट आई, कोठारी कमीशन की रिपोर्ट आई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 86 और अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो हमने सबने महसूस किया कि माध्यमिक शिक्षा प्राथमिक के बाद और उच्च शिक्षा के पहले, लेकिन एक महत्वपूर्ण शिक्षा की इस तंत्र में माध्यमिक शिक्षा एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इसलिए माध्यमिक शिक्षा को कैसे समृद्ध बनाया जाए, माध्यमिक शिक्षा को कैसे आकर्षक बनाया जाए, माध्यमिक शिक्षा को कैसे गुणवत्ता युक्त बनाया जाए, और माध्यमिक स्तर तक विद्यार्थियों की पहुंच, अब सर्व शिक्षा अभियान जो प्राथमिक शिक्षा थी, अब उसको ऊपर माध्यमिक शिक्षा तक ले जाया जाए और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान चलाया जाए, जिसमें माध्यमिक विद्यालयों को वित्तीय सहायता दे करके उनमें मतलब उनका तंत्र भी विकसित किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी को उनका डेवलप किया जाए, शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाए, शिक्षकों को प्रशिक्षित करके शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जाए, विद्यार्थियों को आकर्षित किया जाए, जो लर्निंग मटेरियल्स हैं उनको रिवाइज किया जाए, उनको आकर्षक बनाया जाए, जो टीएलएम जिसको कहते हैं कि या शिक्षण सहायक सामग्री की दृष्टि से विद्यालयों को विकसित किया जाए। साथ ही साथ तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था करके विद्यार्थी माध्यमिक शिक्षा अभियान को सफल बनाया जाए, इस प्रकार का प्रयास किया गया। तो ये सारे प्रयास, राइट टू एजुकेशन हुआ, पढ़े भारत बढ़े भारत का की रीडिंग राइटिंग स्किल विद्यार्थियों में डेवलप करने के लिए पढ़े भारत बढ़े भारत का अभियान 2014 में लाया गया। इसी प्रकार से महाराष्ट्र में लोक जुम्बिश योजना, स्वीडन जो सीडा है उसके
सहयोग से आया कि सामाजिक समूहों की शिक्षा में सहभागिता और शिक्षा को जन आंदोलन कैसे बनाया जाए। तो इस प्रकार से ये बड़ा प्रयास माध्यमिक स्तर पर स्कूल एजुकेशन में हुआ। अब स्कूल एजुकेशन की जो पहली रचना हम देखते हैं कि ये प्राथमिक प्राइमरी एजुकेशन या एलिमेंट्री एजुकेशन जिसको कहते हैं, तो प्री प्राइमरी और एलिमेंट्री एजुकेशन, अभी मैं आयोगों की चर्चा कर रहा था, तो अभी शिक्षा की जो रचना थी वो विद्यार्थी का 5 वर्ष से 6 वर्ष की उम्र में प्रवेश दिया जाता था। लेकिन अभी देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, तो उस 20 में बहुत साफ-साफ जो एजुकेशन का स्ट्रक्चर दिया गया है, उस एजुकेशन में जो +5 का हुआ है, तो ऊपर का 3 और वो प्राइमरी नर्सरी, और अभी तक जो सरकारी स्कूल है उसमें नर्सरी की शिक्षा उपेक्षित थी। लेकिन अगर 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रतिवेदन को पढ़ें, तो उस प्रतिवेदन में बहुत साफ-साफ कहा गया है कि बालक के मस्तिष्क का विकास 85% डेवलपमेंट 8 वर्ष की उम्र तक हो जाता है। तो इसलिए पहले की शिक्षा या 6 वर्ष से शिक्षा प्रारंभ करने की योजना जब हम करते हैं, तो शिक्षा की गुणवत्ता पर बड़ा क्योंकि बालक का एक महत्वपूर्ण वर्ष 3-4 वर्ष का जो अवसर होता है, वो वंचित हो जाता है। वो विद्यार्थी दुनिया के अन्य देशों के विद्यार्थियों के पीछा पिछड़ जाता है। और निजी स्कूलों में तो प्री नर्सरी या नर्सरी स्कूलिंग की व्यवस्था हुई थी। कुछ ये विद्या भारती के विद्यालयों में बाल वाटिका या शिशु वाटिका के नाम से वो शिक्षा 3 वर्ष तक के विद्यार्थियों को सामाजिकता की शिक्षा, कुछ रीडिंग राइटिंग स्किल, कुछ उनको जो है कम्युनिकेशन संप्रेषण का, कुछ उनका इमोशनल डेवलपमेंट, कुछ संस्कार की शिक्षा, इसके माध्यम से उनको स्कूल के लिए भी तैयार किया जाता था। तो वो शिक्षा उपेक्षित नहीं। और भारत के अगर शिक्षा की पूरी व्यवस्था को देखें या भारत की सांस्कृतिक व्यवस्था को देखें, तो उसमें शुरू से माता के गर्भ से ही विद्यार्थी को शिक्षित करने की परंपरा दिखाई देती है। एकलव्य वो जो है अभिमन्यु का अगर उदाहरण दें, तो उन्होंने बहुत सारी विद्याओं को माँ की गर्भ में भी सीख लिया था। अष्टावक्र का उदाहरण देखें तो अष्टावक्र ने वो माँ के गर्भ में बहुत सारी शिक्षा प्राप्त कर ली थी। इसलिए मतलब वहाँ से भ्रूणावस्था से ही शिक्षा की कल्पना भारत में पहले से रही है। लेकिन अंग्रेजों के आने के पश्चात ये शिक्षा उपेक्षित हुई। अभी जो आधुनिक शिक्षा का जो तंत्र हमने विकसित किया, और खास करके सरकारी पब्लिक स्कूल में या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, तो वो एक तंत्र विकसित हुआ, लेकिन गवर्नमेंट स्कूलों में वो तंत्र उपेक्षित रहा। तो इसलिए उसको एक आधार बना करके शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जाए, और वो विद्यार्थी को उस दृष्टि से तैयार किया जाए कि उसमें जो है लर्निंग के प्रति, अधिगम के प्रति उसकी जिज्ञासा बढ़े। तो इस दृष्टि से प्री प्राइमरी की रचना पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विशेष फोकस किया गया। और वहाँ गुजरात में तो एक चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी ही खुली है कि उसमें ऐसे 9 दंपत्ति जिनकी अभी शादी हुई है, जो बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं, तो उनको इस प्रशिक्षित किया जाए कि बच्चे का कैसे देखभाल किया जाए गर्भावस्था से ही, कि माँ को किस प्रकार कौन से पौष्टिक आहार लेना चाहिए, किस प्रकार से उसको कहानियों को पढ़ना चाहिए, ताकि माँ के गर्भ से उसको संस्कारवान छात्र या बच्चा आए। तो इस प्रकार के माँ के गर्भ से लेकर के 9 दंपत्ति प्रशिक्षण से लेकर के, और अर्ली चाइल्डहुड केयर की पूरे उस पे एक विश्वविद्यालय ही पूरा काम कर रहा है। उसका पाठ्यक्रम का उसमें प्रशिक्षण उसको कैसे दिया, माता-पिता को प्रशिक्षण कैसे दिया जाए। अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की जब आई है, तो उसके अनुसार अर्ली चाइल्डहुड केयर का अभी एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीईआरटी तैयार कर बहुत जल्दी प्रस्तुत करने वाला है। तो इस प्रकार से प्री नर्सरी और या प्री प्राइमरी और फिर प्राइमरी की जो रचना है 1 से 5 तक, जो पुरानी रचना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के पहले, अभी 86 की जो रचना है कि 1 से 5 तक की प्राइमरी शिक्षा, और उसके बाद उच्च प्राथमिक शिक्षा 6 से 8। तो ये संरचना, और लगभग सभी आयोगों ने इसी संरचना पर बल दिया। अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने इस संरचना में थोड़ा बदलाव करते हुए अर्ली चाइल्डहुड को, या जो शिशु वाटिका है, उसको फोकस किया है कि नहीं बच्चे का उसके डेवलपमेंट की दृष्टि से वो प्रारंभ के 3 वर्ष की शिक्षा की उपेक्षा नहीं किया जाने, और उसमें औपचारिक शिक्षा या शाब्दिक शिक्षा या न्यूमेरल्स के बजाय उनको थोड़ा सामाजिकता, बच्चा परस्पर स्नेह के साथ, समन्वय के साथ, पीयर ग्रुप के साथ इंटरेक्शन, जिससे कि उसमें संस्कार या क्षमता की वृद्धि हो। तो इस प्रकार से अब प्राथमिक शिक्षा की भूमिका
नर्सरी, प्री प्राइमरी और प्राइमरी, दोनों एजुकेशन का जो जो स्ट्रक्चर हमने देखा, उस वो क्यों तंत्र ज़रूरी है? उसकी भूमिका वो कितना कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अभी देखिए यूनेस्को की रिपोर्ट आई थी और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, दोनों में और ये सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता है, दोनों में ये कहा गया था कि जो प्राथमिक हायर एजुकेशन का, उच्च शिक्षा का सोशल रेट ऑफ रिटर्न, जो सामाजिक प्रतिफल है, वो 1% है और स्कूल एजुकेशन का या प्राथमिक एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा का खास करके जो सोशल रेट ऑफ रिटर्न है, सामाजिक प्रतिफल है, वो 23% है। ऐसा इसलिए कहा गया कि जो व्यक्ति प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करता है, वो उसका लाभ समाज को ज़्यादा मिलता है, व्यक्ति को कम मिलता है। उच्च शिक्षा जो प्राप्त करता है, वो उसका पर्सनल रेट ऑफ रिटर्न, हायर एजुकेशन का पर्सनल रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है, सोशल रेट ऑफ रिटर्न कम है। इसलिए सरकार की दृष्टि से या लोक शिक्षा की दृष्टि से या लोकोत्थान की दृष्टि से या राष्ट्रीय निर्माण की दृष्टि से प्राथमिक शिक्षा भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए प्राथमिक शिक्षा के द्वारा बहुआयामी विकास होता है, उसके व्यक्तित्व का विकास होता है, उसमें संप्रेषण शक्ति का विकास होता है, उसमें कौशल का, इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में वो शुरू से ही 6 से कक्षा 6 से ही कौशल की बात की गई है। होता है, गांधी जी की जो बुनियादी शिक्षा थी, उस बुनियादी शिक्षा में भी उन्होंने शिल्प की शिक्षा की बात की थी कि उसको 3 एच की बात की थी, हेड की बात, हैंड की बात और हार्ट की बात। मतलब हेड का मतलब मस्तिष्क का विकास, हार्ट का मतलब हृदय का विस्तार या चरित्र का निर्माण और हैंड का मतलब उसको कौशल की शिक्षा। तो इस प्रकार से भारत में जो शिक्षा का तंत्र, प्राथमिक शिक्षा का, वो मतलब बहुआयामी विकास है, समग्र विकास। विद्यार्थी जिसको अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में वो कहा था होलिस्टिक डेवलपमेंट, केवल ज्ञानात्मक विषय। इधर के वर्षों में हमने देखा है कि शिक्षा के द्वारा हमने ज्ञानात्मक विकास तो किया है, लेकिन शिक्षा के द्वारा वो चरित्र निर्माण का पक्ष उपेक्षित हुआ है। शिक्षा के द्वारा जो कौशल स्वावलंबी छात्र तैयार करने की जो योजना थी, वो भी कहीं न कहीं उपेक्षित हुई है। तो इस दृष्टि से शिक्षा का तंत्र विकसित किया जाए, तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए, तो प्राथमिक शिक्षा हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और प्राथमिक शिक्षा की किसी भी प्रकार से उपेक्षा ठीक नहीं है, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा का सीधा संबंध राष्ट्र के विकास से है। इसलिए प्राथमिक शिक्षा को ठीक रखने के लिए, सुचारू रूप से संचालित करने के लिए केंद्र स्तर पर जो स्ट्रक्चर है, जो संरचना है, हमने इसके पहले चर्चा किया कि समवर्ती सूची में होने के नाते केंद्र भी प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान देता है और राज्य सरकारें भी अपने राज्यों में प्राथमिक शिक्षा तक प्रत्येक विद्यार्थी की पहुंच बढ़े और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़े, इस दृष्टि से राज्य सरकारें भी अपने-अपने स्तर पर प्रयास करती हैं। इसलिए केंद्र सरकार की अपनी रचना है, जो पहले मैंने बताया कि वहाँ भी वो केंद्रीय मंत्री या शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शिक्षा की योजनाएँ संचालित होती हैं और वहाँ उसको देखने के लिए जो पहले भी मैंने चर्चा किया कि एनसीईआरटी एक प्रमुख एजेंसी है, जो फॉर्मल एजुकेशन के क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय है, ये भी अपना काम करते हैं। दूसरा राज्य स्तर पर, जैसे एनसीईआरटी है केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर एससीईआरटी है और एससीईआरटी स्कूल एजुकेशन में उसके गुणवत्ता का, शिक्षकों के प्रशिक्षण का, छात्रों के एनरोलमेंट कैसे बढ़ाया जाए, सरकार की नीतियों का क्रियान्वयन कैसे किया जाए, उसका उसका मॉनिटरिंग करना, ये सारे कार्य इस राज्य स्तर पर एनसीईआरटी देखती है। उसके अलावा राज्य स्तर पर जो मंत्रालय है, प्राथमिक शिक्षा का जो केंद्रीय कैबिनेट स्तर का मिनिस्टर है, उसके सहयोग के लिए राज्य मंत्री होते हैं, उसके सहयोग के लिए अपर मुख्य सचिव और उसके सहयोग के लिए जॉइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और पूरा तंत्र सेक्रेटरिएट जो मिनिस्टर के सहयोग के लिए होता है। इसी प्रकार से प्रत्येक राज्यों में शिक्षा का अपना एक विभाग है, एजुकेशन डिपार्टमेंट। उस डिपार्टमेंट को देखने के लिए वो उसका जो प्रमुख अधिकारी, जो उच्च अधिकारी होता है, डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर एजुकेशन, वो भी राज्य सरकार द्वारा जो नीतियाँ हैं, उन नीतियों का क्रियान्वयन नीचे के स्तर तक प्रभावी क्रियान्वयन कैसे हो और उनका फीडबैक नीचे से प्राप्त करना और उस फीडबैक के आधार पर पुनः योजनाएँ बनाना, उसका मैकेनिज़्म डेवलप करना, वो तंत्र विकसित करना, ताकि राज्य स्तर पर जो नीतियाँ बने उसका प्रभावी क्रियान्वयन हो। शिक्षकों का प्रशिक्षण और प्राथमिक शिक्षा का एक बड़ा दायित्व जो डिस्पैच से ही लगातार ये बात पे बल दिया गया कि स्थानीय निकायों में प्राथमिक शिक्षा की महत्व, प्राथमिक शिक्षा के संचालन में स्थानीय निकायों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्राथमिक शिक्षा के तंत्र को कैसे विकसित किया जाए स्थानीय स्तर पर, तो स्थानीय स्तर पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, नगर निगम है या जिला पंचायत है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है, या प्राथमिक स्तर पर इस संरचना को देखने के लिए जैसे
केंद्र स्तर पर एनसीईआरटी है, राज्य के स्तर पर एससीईआरटी है, उसी प्रकार से जिले स्तर पर डाइट, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान 86 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुशंसा पर प्रत्येक जिले में डाइट की स्थापना की गई। डाइट का भी ये कार्य है कि सरकार की जो नीतियां हैं, उन नीतियों का नीचे जिले स्तर पर क्रियान्वयन ठीक से हो, शिक्षकों का प्रशिक्षण दिया जाए, शिक्षा की गुणवत्ता को कैसे बढ़ाया जाए, छात्रों का एनरोलमेंट कैसे बढ़े, शिक्षकों को कैसे शिक्षा के जो शिक्षण की जो अधुनातन विधियां हैं उनमें प्रशिक्षित करके गुणवत्ता युक्त शिक्षा को राज्य में सुनिश्चित किया जाए। तो इस प्रकार से शिक्षा का एक पूरा तंत्र राज्य स्तर पर प्राथमिक शिक्षा को ठीक प्रकार से संचालित करने के लिए, प्राथमिक शिक्षा के प्रबंधन की दृष्टि से एक पूरा तंत्र केंद्र से लेकर के राज्य स्तर पर विकसित हुआ। अब हम ये जानते हैं कि माध्यमिक शिक्षा को इनपुट प्राथमिक शिक्षा से मिलता है। माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता प्राथमिक शिक्षा पर निर्भर करती है और उच्च शिक्षा की गुणवत्ता माध्यमिक शिक्षा पर निर्भर करती है। और हमने अभी आपसे कहा भी कि प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता, प्राथमिक शिक्षा का बड़ा उद्देश्य वो सिटीजनशिप का प्रशिक्षण, अच्छे नागरिक का निर्माण प्राथमिक शिक्षा के माध्यम से होता है। इसलिए और किसी भी देश में अगर नागरिक भूमिका का ठीक से निर्वहन व्यक्ति कर रहा है तो राष्ट्र का विकास का मार्ग स्वतः प्रशस्त हो जाता है। इसलिए प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को कैसे बढ़ाया जाए, प्राथमिक शिक्षा तक प्रत्येक विद्यार्थी की पहुंच को कैसे बढ़ाया जाए और प्राथमिक शिक्षा के तंत्र को कैसे आम आदमी तक ले जाया जाए, जो अवसर की समानता को कैसे सुनिश्चित किया जाए, प्रत्येक विद्यार्थी तक शिक्षा कैसे पहुंचे, और इसकी व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कई योजनाएं चलाई। स्वामी विवेकानंद का एक बहुत महत्वपूर्ण कथन है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि अगर वो मोहम्मद कुएं तक नहीं जा पाता है तो कुएं को मोहम्मद के पास आना चाहिए। इसका अर्थ मोहम्मद मतलब एक ऐसा समूह, वंचित समूह, अगर बच्चा विद्यालय तक नहीं पहुंच पाता है तो विद्यालय को बच्चे तक पहुंचना चाहिए। इसलिए विद्यालय बच्चे तक कैसे पहुंचे, प्रत्येक बच्चा शिक्षा की प्रक्रिया से कैसे जुड़े, उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए, जिसकी चर्चा अभी मैंने आपसे किया कि राइट टू एजुकेशन बिल पास किया। फिर अवसर की समानता को बढ़ाने के लिए हमने देखा कि जो सामाजिक आधार पर विषमता समाज में बहुत है, जो डिप्राइव्ड क्लास है, जो वंचित समूह है, उसमें बालिका शिक्षा की स्थिति देश में कमजोर थी। तो बालिकाओं को शिक्षा के दायरे में लाने के लिए, और खास करके सामाजिक दृष्टि से दिया जाए तो पिछड़ा वर्ग या एससी एसटी समूह की पहुंच शिक्षा तक नहीं थी। तो इसलिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, जिसकी चर्चा मैंने अभी किया, वो रेजिडेंशियल विद्यालय किया जहाँ मुफ्त में ड्रेस, पूरी स्कूलिंग मुफ्त में, रहने खाने पीने की सारी व्यवस्था रेजिडेंशियल जहाँ रह करके छात्राएं पढ़े, तो शिक्षा के दायरे में लाने का प्रयास किया गया। इसीलिए एसटी समूह के लिए एकलव्य विद्यालय खोले गए। सर्व शिक्षा अभियान चलाया सरकार ने। सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से प्रत्येक विद्यार्थी तक शिक्षा पहुंचे, और सर्व शिक्षा के अभियान के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, शिक्षा में रिटेंशन को बढ़ाने के लिए, शिक्षा में जो ड्रॉप आउट है उसको कम करने के लिए, या विद्यालयों में संसाधनों का विस्तार करते हुए, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी का विस्तार करते हुए शिक्षा तक प्रत्येक विद्यार्थी की पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए एक सर्व शिक्षा अभियान भी हमने 2001-2002 में प्रारंभ किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो उनके नेतृत्व में ये अभियान चला और उसका अच्छा परिणाम आया, जिसके नाते आज एनरोलमेंट काफी बढ़ा है। इसी प्रकार से ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया सरकार ने। ऑपरेशन 86 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पश्चात प्राथमिक शिक्षा में पहुंच बढ़ाने के लिए, प्राथमिक शिक्षा को आकर्षक बनाने के लिए, प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया। उसमें देखा गया कि इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी प्राथमिक विद्यालयों में अगर ठीक नहीं है तो कहा गया कि प्रत्येक पेड़ के नीचे पढ़ाई होती थी। तो ये हुआ कि नहीं, प्रत्येक विद्यालय में बरामदा युक्त 2 कमरे अवश्य हों, कम से कम 2 शिक्षक हों, उसमें 1 शिक्षिका हो, जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल, कुछ आवश्यक टीचिंग लर्निंग मटेरियल, मैप हो, बोर्ड हो, डस्टर हो, चाक हो, ये सब सुविधाएं हैं। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी डेवलप करेंगे तो छात्रों का आकर्षण विद्यालय की तरफ बढ़ेगा। शिक्षकों की जब व्यवस्था करेंगे, क्योंकि देखिए कि जब शिक्षा की गुणवत्ता शिक्षक की गुणवत्ता पे ही निर्भर करती है, इसलिए शिक्षक की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई ताकि शिक्षा को गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके।
राज्य स्तर पर भी अलग-अलग राज्यों ने अलग-अलग योजनाएँ प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के लिए डीपीईपी प्रारंभ किया गया कि डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। डीपीईपी के माध्यम से ऐसे जिले, मतलब राज्य स्तर पर नहीं या केंद्र स्तर पर, जिले स्तर पर कई ऐसे जिले थे जो शिक्षा की दृष्टि से जो पिछड़े थे या जहाँ वंचित समूह या पिछड़ा समूह ज़्यादा था। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एजुकेशन की प्लानिंग करके और उस डिस्ट्रिक्ट को शिक्षा के क्षेत्र में आगे कैसे लाया जाए या भारत के अन्य जिलों की तुलना में इस जिले को भी शिक्षा के तंत्र के रूप में खड़ा किया जाए, इसलिए डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किया गया, सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया, ऑपरेशन ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू किया गया। एकलव्य विद्यालय, जो एसटी समूह थे उनके लिए एकलव्य विद्यालय खोले गए। तो इस प्रकार से कोठारी ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रतिवेदन के आधार पर नवोदय विद्यालय खुले। हालांकि नवोदय विद्यालय की माध्यमिक शिक्षा में बड़ी भूमिका थी, लेकिन नवोदय विद्यालय ने भी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। तो इसी प्रकार से फिर माध्यमिक शिक्षा जो स्कूल एजुकेशन का एक बड़ा हिस्सा है, और माध्यमिक शिक्षा, मैंने स्ट्रक्चर के बारे में आपसे चर्चा किया कि 4 वर्ष की माध्यमिक शिक्षा, 8 तक की स्कूल एजुकेशन के बाद 9, 10, 11, 12 की शिक्षा कोठारी कमीशन ने भी चर्चा किया उस तंत्र की। पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 68 में आई गई थी, उसमें भी 4 वर्ष की स्कूली एजुकेशन 9, 10, 11, 12 की चर्चा की गई थी। माध्यमिक शिक्षा पर जब 1952-53 में मुदालियर कमीशन की रिपोर्ट आई, तो मुदालियर कमीशन की रिपोर्ट ने उसमें थोड़ा परिवर्तन किया और 3 वर्ष की माध्यमिक शिक्षा की बात कही कि 9, 10, 11 ये 3 वर्ष का 10 प्लस 3 प्लस वो 8 प्लस 3 प्लस 3, 8 साल तक स्कूल एजुकेशन, 3 साल की माध्यमिक शिक्षा और उसके बाद 3 साल उच्च शिक्षा। तो स्कूल एजुकेशन की रचना, लेकिन फिर 86 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 10 प्लस 2 प्लस 3, मतलब वो 9, 10, 11, 12 प्लस 2 सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी 9, 10। तो इस प्रकार से माध्यमिक 4 वर्ष की जो माध्यमिक शिक्षा है, और इसमें भी 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 की बात कही गई है। तो 4 साल की स्कूली एजुकेशन 9, 10, 11, 12 इसमें भी बात कही गई। तो ये माध्यमिक शिक्षा की जो रचना है, उसके बारे में तो बहुत स्पष्टता है कि ये 9, 10, 11, 12 तक की जो शिक्षा है, वो माध्यमिक शिक्षा के दायरे में आती है। अब माध्यमिक शिक्षा हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि उच्च शिक्षा को जो इनपुट मिलता है, वो माध्यमिक शिक्षा से मिलता है। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता तब तक नहीं ठीक कर सकते, जब तक हम माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता को ठीक न करें। इसलिए, और प्रायः सभी आयोगों ने, वो चाहे राधाकृष्णन कमीशन की रिपोर्ट हो या मुदालियर कमीशन की रिपोर्ट हो या उसके बाद कोठारी कमीशन की रिपोर्ट हो, उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 86 की हो या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की, सबने माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण की बात कही कि माध्यमिक शिक्षा के पश्चात छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा की ओर मोड़ा जाए और माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता को कैसे बढ़ाया जाए। माध्यमिक शिक्षा में शिक्षक प्रशिक्षण को किस प्रकार से समुन्नत बनाया जाए ताकि माध्यमिक शिक्षा के लिए योग्य शिक्षक मिले और माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाई जाए। अब माध्यमिक शिक्षा को गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान प्रारंभ किया। अब तो दुनिया के जो अन्य देशों को देखें तो जहां ग्रास एनरोलमेंट रेशियो माध्यमिक स्तर तक अधिकांश देशों ने 100% ले जाने का संकल्प लिया है। अब जो राइट टू एजुकेशन बिल 14 वर्ष तक हमने 100% शिक्षा की बात कही। अब उस अभियान को, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य है कि वो एनरोलमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा माध्यमिक शिक्षा में बढ़ाया जाए और माध्यमिक शिक्षा के एनरोलमेंट को ही न बढ़ाया जाए, माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जाए। और माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के साथ-साथ माध्यमिक शिक्षा को रोजगार परक कैसे बनाया जाए। और माध्यमिक शिक्षा का जो तंत्र है, शिक्षा की जो संरचना है या माध्यमिक शिक्षा को रेगुलेट करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए जो संस्थाएँ हैं, उसमें हमने देखा कि जैसे प्राथमिक शिक्षा में जो केंद्रीय मंत्रालय है, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के माध्यमिक शिक्षा पर नियंत्रण करते हैं। केंद्र की जो एजेंसियाँ हैं, एक तो केंद्रीय मंत्रालय है और दूसरे केंद्रीय एजेंसी के रूप में एक एनसीईआरटी
महत्वपूर्ण एजेंसी है, जो स्कूल एजुकेशन का पाठ्यक्रम बनाने का काम करती है, जो स्कूल एजुकेशन पे शिक्षकों के प्रशिक्षण देने का काम करती है, जो स्कूल स्तर पर करिकुलम फ्रेमवर्क बनाने का काम करती है कि वो विद्यार्थी का जो पढ़ेगा उसका पाठ्यक्रम क्या होगा। दूसरे स्कूल एजुकेशन पे नवाचारों को कैसे बढ़ाया जाए, शोध की प्रवृत्ति कैसे बढ़ाई जाए, इसके लिए भी एनसीईआरटी काम करती है। इसी प्रकार से केंद्रीय विद्यालय संगठन भी स्कूल एजुकेशन का सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा संचालित एक बड़ी संस्था है। उसके माध्यम से जो देश भर में केंद्रीय विद्यालय संचालित होते हैं। केंद्रीय विद्यालयों की भूमिका भी माध्यमिक शिक्षा में बहुत महत्वपूर्ण रही है। दूसरा ये नवोदय विद्यालय जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 86 की अनुशंसा पर खुला। तो नवोदय विद्यालय की स्थापना के पीछे उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षक, ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे विद्यार्थी जो प्रतिभावान हैं, लेकिन उनको अवसर की समानता न मिलने के कारण उनके प्रतिभा का उपयोग राष्ट्र में निर्माण में नहीं हो सकता, या अपनी प्रतिभा के अनुसार बढ़ने का अवसर न मिलने के कारण राष्ट्रीय आय में अपना योगदान नहीं दे पाते। इसलिए उनको अवसर की समानता कैसे दी जाए, जो शहरी क्षेत्रों के विद्यार्थियों के अनुरूप अवसर पाते हुए ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाएं भी अपने प्रतिभा से देश को समृद्ध बना सके, सशक्त बना सके। इसलिए पेस सेटिंग स्कूल के रूप में नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई, ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभावान विद्यार्थियों को अवसर की समानता देने के लिए। और प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई। केंद्र द्वारा संचालित ये योजना है, तो केंद्रीय संस्था के रूप में नवोदय विद्यालय संस्थान की एक महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षा में रहती है। इसी प्रकार से ओपन स्कूलिंग, जो एनआईओएस की हमने चर्चा की, कि जो ऐसे छात्र जो माध्यमिक शिक्षा के तंत्र से जुड़ना चाहते हैं, औपचारिक शिक्षा से नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो उनके लिए एक नया तंत्र एनआईओएस के माध्यम से, अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलता है। तो इस प्रकार से माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता को कैसे बढ़ाई जाए, इसके लिए सरकार ने राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान चलाया, समग्र शिक्षा अभियान चलाया जाए, और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के बहुत अच्छे परिणाम अभी हम सबके सामने आ रहे हैं। अब जो चौथा यूनिट इसका है कि वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, स्कूल शिक्षा का व्यवसायीकरण। अगर हम देखें तो राधा कृष्णन कमीशन के पश्चात स्वतंत्र देश जैसे स्वतंत्र हुआ, उसके पश्चात व्यावसायिक शिक्षा की मांग तेजी से उठने लगी। राधाकृष्णन आयोग ने भी कहा कि उच्च शिक्षा में सबको जाने की आवश्यकता नहीं है। ये ऐसे विद्यार्थी जो उच्च शिक्षा में नहीं जा सकते, या जिनकी रुचि नहीं है, जिनकी क्षमता नहीं है, उनको कक्षा 10 या कक्षा 12 की शिक्षा के पश्चात किसी स्किल की ट्रेनिंग दे करके और उनको उस दिशा में, रोजगार की दिशा में मोड़ा जाए। कोठारी कमीशन ने भी इस बात को कहा, फिर 86 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, 68 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, और 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में तो इस पे बहुत फोकस किया गया है कि कक्षा 6 से ही प्रत्येक विद्यार्थी को, और इसको वोकेशनल एजुकेशन को इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन, या शिक्षा के अनिवार्य या शिक्षा के समेकित अंग के रूप में, वो अलग से शिक्षा का तंत्र नहीं बल्कि इसी शिक्षा का हिस्सा बना करके प्रत्येक विद्यार्थी को ज्ञानवान बनाने के साथ साथ उसे हुनरवान भी बनाया जाए। तो कक्षा 6 से ही प्रत्येक विद्यार्थी जो औपचारिक शिक्षा है उसको प्राप्त करने के साथ ही साथ किसी कौशल में प्रशिक्षण प्राप्त करे, और उस कौशल में प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए वो आगे बढ़े। क्योंकि हमने देखा कि इधर के वर्षों में सूचना तो हमने दिया, लेकिन उस सूचना का लाभ विद्यार्थी को नहीं मिल रहा है, और इसका परिणाम हुआ कि भारत में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैली। प्राचीन भारत में अगर शिक्षा के तंत्र को हम देखें तो सभी प्रकार की विद्याओं का प्रशिक्षण दिया जाता था। वैदिक शिक्षा या गुरुकुलों की शिक्षा का पाठ्यक्रम देखें तो उस पाठ्यक्रम में ज्ञान विज्ञान की, धर्म की शिक्षा, आध्यात्म की शिक्षा के साथ ही साथ कौशलों की शिक्षा, जल विद्या, नभ विद्या, वायु विद्या, तंत्र विद्या, धातु विद्या, सभी प्रकार की विद्याओं का प्रशिक्षण दिया जाता था, और उन विद्याओं का प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात छात्र स्वावलंबी बनता था। कौशल की शिक्षा, गांधी जी की जो बुनियादी शिक्षा थी, वो बुनियादी शिक्षा भी कौशल आधारित शिक्षा कि मतलब अक्षर बनाने, अक्षर ज्ञान के साथ साथ रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक की शिक्षा। मतलब वो कहते हैं गांधी जी की शिक्षा से मेरा आज से 3H के विकास है। तो 3H का हेड, हैंड एंड हार्ट। तो जो हैंड की शिक्षा है, जो हुनर की शिक्षा है, जो तो उसके गांधी जी ने की बुनियादी शिक्षा में शिल्प की शिक्षा या शिक्षा को उत्पादकता से जोड़ने के लिए,
और कोठारी कमीशन के प्रतिवेदन को देखें तो कोठारी कमीशन के प्रतिवेदन की जो टाइटल थी, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, शिक्षा के द्वारा उत्पादकता को कैसे, शिक्षा को कैसे उत्पादक बनाया जाए। और दुनिया के जो विकसित देश हैं, वो विकसित देशों के इतिहास को देखा जाए तो चाहे वो जर्मनी हो, चाहे जापान हो, चाहे चीन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, तो वहाँ देखा कि जनरल एजुकेशन के साथ-साथ वोकेशनल एजुकेशन का 50% से ज़्यादा विद्यार्थी वोकेशनल एजुकेशन प्राप्त करा। लेकिन अपने यहाँ वोकेशनल एजुकेशन का, व्यावसायिक शिक्षा की स्थिति अभी कमज़ोर है, या जनरल एजुकेशन में स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन ज़्यादा है। इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी जनरल एजुकेशन के साथ-साथ विद्यार्थी वोकेशनल एजुकेशन से जोड़ा जाए, इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में वोकेशनल एजुकेशन को उसका इंटीग्रल पार्ट बनाया गया है। अब वोकेशनल एजुकेशन की आवश्यकता क्या, नीड क्या है, वो क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है? अभी हमने देखा कि एक बेरोज़गारी, गांधी जी ने कहा है कि ये जो है बेरोज़गारी के विरुद्ध बीमा का काम करता है। इसलिए वोकेशनल एजुकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा को उत्पादकता के साथ जोड़ना है, तो वोकेशनल एजुकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। व्यक्ति को स्वावलंबी बनाना है, अगर स्वावलंबी भारत की नींव रखनी है, तो स्वावलंबी व्यक्ति तैयार करने होंगे। और प्रत्येक विद्यार्थी को किसी न किसी हुनर से जोड़ना होगा। तो आज के संदर्भ में व्यावसायिक शिक्षा का लगातार महत्व बढ़ रहा है, और ऐसी शिक्षा जो उसे ज्ञानवान के साथ-साथ हुनरवान बनाए। एक किसी वोकेशन के साथ-साथ उसको एम्प्लॉयमेंट का भी अवसर दे। तो इसलिए शिक्षित बेरोज़गारी के विरुद्ध लड़ने का अगर कोई काम कर सकता है, तो व्यावसायिक शिक्षा कर सकती है। इसलिए एक व्यावसायिक शिक्षा का भी तंत्र विकसित किया गया, और अब पहले तो 10 के बाद और राधाकृष्णन कमीशन या कोठारी कमीशन या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 या 86, सबने कक्षा 10 के बाद या कक्षा 12 के बाद वोकेशनल एजुकेशन में जाने की बात कही गई। लेकिन अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कक्षा 6 से ही जाने की बात कही है, और स्किल डेवलपमेंट सेंटर केंद्र स्तर पर एक अलग से मंत्रालय ही बना गया है कि स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय, और वो छात्रों को कैसे स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाए, कौशल विकास उसमें कैसे किया जाए, और राज्य स्तरों पर भी कौशल डेवलपमेंट के विभिन्न प्रकार के केंद्र खोले जा रहे हैं, और उन केंद्रों के माध्यम से छात्र को हुनरवान बनाने का प्रयास किया जा रहा है। वैसे पहले भी स्वतंत्रता के पश्चात भी हमने अब हाई स्कूल या उसके पश्चात आईटीआई के संस्थान जगह-जगह खोले, पॉलिटेक्निक स्कूल खोले, इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थापना हुई, ताकि तकनीकी ज्ञान से विद्यार्थी को जोड़ा जाए। वो एआईसीटी, इसके लिए जो नेशनल लेवल पे मॉनिटरिंग बॉडी है, वो एआईसीटी के माध्यम से तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा का वो रेगुलेशन किया जाता है। एक शिक्षा की जो चुनौती रही है, जो अभी शिक्षा का जो खामी रही है, जो दोष हम कह सकते हैं, कि जो एक गैप था कि जो इकोनॉमिक प्लानिंग थी और जो एजुकेशनल प्लानिंग थी। सोसाइटी की डिमांड क्या है, और उस डिमांड के अनुसार शिक्षा की रचना खड़ी किया जाए। तो समाज की जो डिमांड है, उस डिमांड के अनुसार अगर शिक्षा की रचना खड़ा करनी है, तो समाज की जो आवश्यकता है, अब देखिए हमने आज़ादी के बाद एक बड़ा दोष शिक्षा का आया कि हमने जो अक्षर ज्ञान है या जो थियोरेटिकल नॉलेज है, उसको ही हमने शिक्षा मान लिया। शिक्षा की में श्रम की उपेक्षा किया। कोठारी कमीशन ने डिग्निटी ऑफ लेबर पर फोकस किया कि श्रम की महत्ता को शिक्षा में प्रतिष्ठित किया जाए, और श्रम की महत्ता को प्रतिष्ठित करके शिक्षा को रोजगारपरक शिक्षा को रोजगार से कैसे जोड़ा जाए। और अगर शिक्षा के तंत्र को देखें, भारत में शिक्षा के प्राचीन तंत्र को, तो जो छोटे-छोटे सेंटर थे, जो कारपेंटरी सेंटर था, जो बढ़ईगिरी था, जो लोहारी की कला थी, वो सब स्कूली एजुकेशन का हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन हमने उसको स्कूल एजुकेशन से काट दिया। तो इस बार पुनः राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है कि ये जो छोटे-छोटे वोकेशनल जो सामुदायिक केंद्र हैं या शिक्षा का जो तंत्र है, उसको भी शिक्षा का हिस्सा मानते हुए शिक्षा की प्रक्रिया से, ज्ञान की प्रक्रिया से उसको जोड़ा जाए। क्योंकि देखिए, जब जो रोजगार हैं, ग्रामीण रोजगार हैं, या व्यक्ति की ज़रूरतें हैं, जैसे कुकिंग है, जो पेंटिंग है,
डेकोरेटिंग है, इंटीरियर डेकोरेशन है या टूरिज़्म है। सेवा के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र इस समय सामने आ रहे हैं, जिन क्षेत्रों जो परंपरागत क्षेत्र हैं, उनको अगर ज्ञान से जोड़ा जाए, उनको नवाचार से जोड़ा जाए, इसीलिए कहा गया है कि विद्यालयों में इंक्यूबेशन सेंटर खोले जाएँ, ताकि विद्यार्थी को नवाचारी बनाया जा सके, विद्यार्थी को उद्यमी बनाया जा सके। तो उद्यमिता का विकास करके उसमें, क्योंकि आज एक बड़ी चुनौती है कि जॉब सीकर के बजाय जॉब क्रिएटर विद्यार्थी को कैसे बनाया जाए, और शिक्षित बेरोजगारी से लड़ने के लिए वोकेशनल एजुकेशन हमारे पास एक बड़े तंत्र के रूप में या बड़े हथियार के रूप में हो सकता है। इसलिए ये जो शिक्षा की संरचना है, उस संरचना को पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक और वोकेशनल एजुकेशन के पूरे तंत्र को समृद्ध बना करके हम इस शिक्षा की रचना पर एक समृद्ध भारत, सशक्त भारत की नींव डाल सकते हैं।